हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग स्टडी सेंटर। कैसे हो आप सभी? तो आज हम लोग वही प्रीवियस ईयर फिर से डिस्कस कर रहे हैं जो पार्ट वन में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और वही जनवरी का 2021 का पेपर, फिर पार्ट टू आज उसका डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आई होप आप लोग अपनी पढ़ाई में लग रहे होंगे। थोड़ी केपीएस की बात है जो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो अभी तो सीटेट पे फोकस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए, अपने सीटेट की तैयारी को मजबूत कीजिए। और आप लोगों को अगर पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में कमेंट कर सकते हैं जिनको चाहिए, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ भी है नहीं, मैं तो बार बार हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि इजी ही टॉपिक दिए हुए हैं और इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आता कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। अगर हम पूरे माइंड सेटअप करके बैठते हैं तो अच्छे से हम मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। वो आप लोग क्वेश्चन देखते होंगे तो समझ में ही आता होगा। तो आप लोग अच्छे से अपने पढ़ाई पर फोकस करिए और अपने एग्ज़ाम को क्लियर के ऐसा करिए, मतलब ऐसा सोचिए कि मुझे फ़र्स्ट टाइम में ही मेरा सीटेट क्लियर करना है। तो यही सबसे अच्छा रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है। तो 14 क्वेश्चन तक हम लोगों ने पार्ट वन में डिस्कस किया था। तो अभी 16 क्वेश्चन से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है 16 क्वेश्चन नंबर। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो हमें करना चाहिए और एक ऐसा है जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए वही हमसे पूछा है। क्या दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, क्या हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? क्या दूसरा संरचनात्मक शिक्षा शास्त्री उपागमों का इस्तेमाल, या तीसरा व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, फिर या चौथा शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। तो देखिए, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना, अगर अधिगम में बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो दृश्य से सामग्रियों का इस्तेमाल तो करेंगे। तो ये तो हमारा राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि ये सही है। वो पूछ रहा है क्या नहीं करना चाहिए, तो ये वाला तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि ये राइट है। फिर दूसरा दिया हुआ है कि संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करेंगे, मतलब वो अच्छे अच्छे कंस्ट्रक्टिव शिक्षा शास्त्रीय उपागम, मतलब जो जो उसको सीखने के लिए अच्छा बेनिफिट होगा, जिससे मतलब बच्चे का मोटिवेशन बढ़े, उन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। तो इससे करेंगे तो इससे भी तो अधिगम की कठिनाई उसकी दूर होगी, बच्चा सीखेगा। तो ये भी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि किससे नहीं सीखेगा, हमसे वो पूछा हुआ है। फिर देखिए तीसरा दिया हुआ है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, मतलब व्यक्तिगत, मतलब किसी बच्चे को जो बेसिकली जिसमें प्रॉब्लम है उसके अनुसार हम लोग किसी योजना को बनाएंगे, मतलब फिर उसकी कमियों को दूर करेंगे, जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको। तो ये भी कर सकते हैं, तो ये भी हमारा पॉजिटिव है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। फिर लास्ट दिया हुआ है देखिए शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल, मतलब उसको बहुत उलझा हुआ के, बहुत कठिन कर करके, जो भी इजी टॉपिक उसको और उलझा के बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे और उसको सिखाएंगे। तो बेसिकली उसमें बच्चे को और प्रॉब्लम होगी, वो सीख नहीं पाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि नहीं पूछा हुआ है इसके लिए क्या नहीं करेंगे। तो इसमें ये सब चीज़ें कर सकते हैं बच्चे के कठिनाइयों को दूर करने के लिए, लेकिन ये उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। मतलब बेसिकली पूछ रहा है कि जो क्रिएटिव छात्र होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम उनको पता लगा सकते हैं कि ये क्रिएटिव मतलब स्टूडेंट है। मतलब उनमें नई नई चीज़ें जानने की, समझने की, हर चीज़ों में मतलब एक अलग मतलब सबसे अलग यूनिक ऐसा आंसर निकालने की, मतलब उनकी जो भी ललक होती है। तो कैसे हम पहचानेंगे? क्या कम परिज्ञानता और बोधगम्यता, बच्चे में अगर कम ज्ञान है तो उसके अकॉर्डिंग क्या हम उसको समझ सकते हैं, या आप सारी चिंतन के द्वारा। तीसरा या अतिसक्रियता या असतर्कता,
मतलब दिया हुआ है कि बच्चे के अंदर अगर कम ज्ञान है, कम समझने बोधगम्यता है, मतलब अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि किसी चीज़ों को अच्छे से समझ ले फटाक से, तो क्या ये सृजनात्मक बालक होगा? तो देखिए नहीं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि अगर जो क्रिएटिव स्टूडेंट होगा उसमें मतलब हर चीज़ अच्छे से जानने की, समझने की, मतलब कम योग्यता नहीं होगी उसमें, मतलब उसमें तो ज़्यादा योग्यता होगी ना किसी भी चीज़ को समझने के लिए, तो इसका ये राइट आंसर नहीं होगा। फिर देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है कि अपसारी चिंतन। अपसारी मतलब वही डाइवर्स थिंकिंग, मतलब बच्चा बहुत तरीके से सोच सकता है, बहुत अलग अलग उसके आंसर निकाल सकता है। तो बच्चे में वो कोई भी चीज़ हो उसको नई नई तरीके से सोचने की योग्यता होगी, मतलब वो कोई भी टॉपिक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मतलब उसके सामने प्रॉब्लम हो, उसको वो नए तरीके से उसका सलूशन निकालने में उसकी योग्यता होगी। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि अब सारी चिंतन मतलब वो एक प्रॉब्लम को उसके पास बहुत सारे सलूशन होंगे और सलूशन यूनिक होंगे, सबसे अलग होंगे, मतलब अच्छे से वो सोच सकेगा। अर्थशक्यता मतलब बच्चे का ध्यान फटाफट इधर उधर भटकेगा, वो किसी काम में एक जगह नहीं लगेगा, तो देखिए वो इससे भी सीख नहीं पाएगा, क्योंकि उसके लिए तो मतलब एक जगह ध्यान लगाना होगा और किसी काम को अच्छे से करना होगा। फिर असतर्कता मतलब सतर्क नहीं होगा किसी चीज़ के लिए और ऐसे फटाफट कर लेगा, तो देखिए इससे भी नहीं कर पाए, क्योंकि हम कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं उसमें पूरा अपनी माइंड सेट करके रखेंगे, तभी तो हम किसी कार्य को कर पाएंगे अच्छे से। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन। तो देखिए वैसे भी अगर हम ऑप्शन देखें तो सबसे मतलब ऐसे पॉजिटिव और समझ में आ रहा है, तो हम अगर प्रॉपर तरीके से थोड़ा भी एनालिसिस करके अपने आंसर को देते हैं तो हमें खुद ब खुद हमारे आंसर मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 क्वेश्चन नंबर। देखिए 17 दिया हुआ है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, मतलब अगर विभिन्न पृष्ठभूमि से छात्र आए हुए हैं स्कूल में, कोई हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय या कोई मतलब पिछड़े वर्ग से, तो मतलब अलग अलग समुदाय के बच्चे हमारे पास हैं, तो मतलब एक टीचर को क्या करना चाहिए, उनको मतलब समझने के लिए, उनको जानने के लिए, संबोधित करने हैं, तो मतलब जो बच्चे हैं विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए क्या, जो उनको उस बात को हटा देनी चाहिए कि इसको इग्नोर करो, चलो अगले इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, या करना चाहिए, या विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, या सभी के लिए एक मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, या ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। तो देखिए ऐसे कथन का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे ना जिसमें मतलब नकारात्मक नेगेटिव रूढ़िवादिताओं को बढ़ावा दे, तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि मतलब नेगेटिव जो हमारे बने हुए हैं नकारात्मक उसमें धारणाएं क्यों देंगे हम लोग, तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं हो जाएगा। फिर देखिए दिया हुआ है, उसके पहले दिया हुआ है कि सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल, मतलब मानकीकृत ही आकलन क्यों करेंगे, अमानकीकृत मतलब बच्चों को चलो स्टैंडर्ड टेस्ट करेंगे, फिर नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट भी तो हमें करना होगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे का मतलब कॉपी पेन चेक कर लिए उससे ही हमें उसके बारे में पता चल गया, कुछ उसकी एक्टिविटी है जो उस मतलब पढ़ाई के अलावा जो कुछ भी कार्य कर रहा है, तो उसके द्वारा भी तो हम उसके बारे में जान सकते, उसका आकलन कर सकते हैं। तो देखिए ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। हमें हमेशा पॉजिटिव आंसर ढूंढना रहेगा, क्योंकि अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है तो देखिए विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, मतलब जो बच्चों में विविधता दी गई है उस पर हमें बातचीत नहीं करना, उसके इग्नोर कर देना है, तो देखिए टालनी है तो ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि हमें उस पर बातचीत करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, मतलब अगर बच्चा को हमें विविध पृष्ठभूमियों से आया हुआ है बच्चा, तो सबके मतलब जितने भी पृष्ठभूमि के बच्चे हैं हमें उनसे सब मतलब बच्चों के आधार से एक एक उदाहरण उठाने होंगे। जैसे यहाँ मुस्लिम समुदाय का देखिए ऐसे ऐसे कोई भी मतलब हमें बता, ईद के बारे में ऐसा होता है, दिवाली ऐसा होता है, क्रिसमस ऐसा होता है, तो हम एक एक करके सभी का उदाहरण बताएंगे, तो सभी बच्चे मतलब एक्टिव रहेंगे और उनको मतलब कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम दूसरे बच्चों से अलग हैं।
तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। देखिए मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पूछ रहा है कि जो बच्चों में एबिलिटी होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो कैसे मतलब और अच्छा ऐसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर के, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। तो देखिए उसमें दिया हुआ लगातार अभ्यास और मतलब बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है उसमें बार बार अभ्यास करवा के हम बच्चे को मतलब उसमें और स्ट्रांग। तो देखिए कोई प्रॉब्लम है तो बार बार अभ्यास करवाने से नहीं, मतलब उसको प्रॉब्लम का सलूशन कहाँ है उसको मतलब बच्चा दिमाग लगाएगा अपना कि कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो इसलिए मतलब अभ्यास के द्वारा तो नहीं, तो इसका राइट आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं होगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि लगातार अभ्यास के द्वारा बच्चा मतलब सीख सकता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व इससे नहीं कर पाएगा वो। फिर बच्चों के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को, मतलब अटल एक ही नियम हम लोग प्रक्रिया ले लेंगे, अटल वही हम लोग को बार बार वही करना है। तो देखिए उसके द्वारा भी बच्चा मतलब अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएगा। दूसरी प्रॉब्लम आई तो फिर वही एक उसको सलूशन पता है, उसी सलूशन से उसको भी सॉल्व करेगा, तो नहीं हो पाएगा ना। मतलब एक से अधिक उसको तरीके पता हो मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तभी तो अच्छे से मतलब अपनी स्ट्रॉन्ग बनाएगा और मतलब क्षमता उसके अंदर एबिलिटी आएगी किसी कार्य को और बेहतर करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हमारा ये भी नहीं होगा, क्योंकि वो एक ही मतलब अटल प्रक्रिया की इसके द्वारा ही मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, दूसरा कोई भी तरीका हो मुझे उससे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करनी है। तो देखिए नेक्स्ट दिया गया हुआ चौथा दिया हुआ विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा। अब डर की भावना आप उसके अंदर पैदा कर दोगे कि नहीं तुमको यही करना है, तो बच्चा मतलब डरा हुआ है तो वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जब वो चिल होगा आराम से तभी तो किसी काम को अच्छे से कर सकता है। तो ये भी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है देखिए तीसरा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, मतलब जैसा प्रॉब्लम उसके सामने है वैसे ही सेम थोड़ा सा उसमें डिफरेंट थोड़ा सा चेंज करके उसके सामने प्रॉब्लम रखना, फिर उसको हमें अच्छे से समझाना, जैसे बच्चे समझ जाए कि हाँ इसी तरीके से मैं अपने भी जो मेरा खुद का प्रॉब्लम है उसको भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो मतलब बच्चे खुद मतलब उनमें एबिलिटी आएगी किसी चीज़ को करने के लिए कि मैं अपने काम को कैसे बेहतर कर सकता हूँ, खुद का दिमाग लगाएंगे तो अच्छे से किसी भी कार्य को कर पाएंगे। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दिया हुआ है कि अधिगम की प्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। मतलब जो भी हम लर्निंग में सीखने में जो हमें मोटिवेशन है, तो मोटिवेशन को कैसे हम मतलब बढ़ा के रख सकते हैं अंदर की, हम अच्छे से सीख सकते हैं। हाँ हमारे अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए कि हाँ मैं इस काम को अच्छे से कर सकती हूँ और मैं करूँगी। और मतलब ऐसा मोटिवेशन वो डाउन ना हो कि फिर बाद में अरे यार छोड़ो मैं नहीं करूँगी मुझसे नहीं होगा, या तो मतलब कैसे मोटिवेशन बना के रखें। ये क्या बच्चों को दंड दे के नहीं तुम पढ़ाई करो कि करो, उनको दंड देकर, देखिए दंड देकर तो हम कोई भी काम बच्चे को वो डर जाएगा, फिर मतलब उसके अंदर डर की भावना से वो काम करेगा, अंदर से उसको ऐसा फील नहीं आएगा कि नहीं मुझे ये काम करना है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये बोल रहा है कि दंड देकर। फिर दूसरा दिया है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दे करके। तो और थर्ड दिया हुआ है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। चौथा दिया है यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। देखिए मतलब जो दिया हुआ है वही हम उसको याद कर करके हम अपना मोटिवेशन बढ़ाएंगे। तो देखिए याद करके मतलब कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि आप किसी भी आज याद किए हो 4 दिन बाद आप भूल जाओगे। अगर समझ के लिया है आपने तो वो आपको मतलब जीवन भर याद रहेगा, मतलब यूज करेंगे, लेकिन याद किया हुआ हम भूल जाते हैं। तो देखिए चौथा भी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। फिर तीसरा दिया हुआ है बच्चों को बहुत आसान अगर आप बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देंगे तो थोड़े दिन में वो बोर हो जाएंगे, फिर बोर हो जाएंगे तो उनको फिर वो मज़ा नहीं आएगा, फिर वो मोटिवेट होंगे ही नहीं काम करने के लिए, चाहे छोड़ो वही जी तो दिया हुआ है मैं नहीं करूँगा। तो ये भी हम नहीं करेंगे, मतलब उनको हमें सब तरीके से लेके चलना है कि डिफ़िकल्ट मॉडरेट एंड ईजी सब एक साथ देंगे, तब जिसकी वजह से वो बच्चे को अच्छे से काम करो। देखिए प्रवीणता आधारित लक्ष्य मतलब मास्टरी, जो चीज़ वो सीखना चाह रहा है उसमें उसको मास्टरी हो। मास्टरी मतलब उस मतलब जो भी टॉपिक को सीखना चाह रहा है वो अच्छे से घुस के उसके बारे में जाने, उसके समझे और मतलब उसमें मतलब अपना फुल कमांड रखे, मतलब मास्टरी कर ले उस पर जोर देना चाहिए कि जो बच्चा सीख रहा है उसको अच्छे से सीखे, प्रॉपर तरीके से सीखे और मतलब फ्यूचर में उसको अच्छे से यूज कर सके। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
20 देखिए दिया हुआ है शर्मिंदगी, मतलब सेम जो होता है वही शर्म, मतलब क्या कर सकता है, क्या होता है, क्या उससे हमें लाभ होता है, क्या उससे हमें हानि होती है। तो देखिए क्या होता है उससे वही पूछा हुआ है। पहला दिया हुआ है शर्मिंदगी का संज्ञान के से कोई संबंध नहीं है। दूसरा दिया हुआ है का शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, या बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, या बच्चों के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। मतलब बोल रहा है जो शर्मिंदगी है क्या बच्चे का संज्ञान पर कोई संबंध नहीं है। देखिए क्यों नहीं संबंध है, संज्ञान से तो बच्चे का संबंध है। अगर बच्चे के अंदर किसी भी चीज़ को लेकर कि अरे मैं अच्छा नहीं दिखता, उसके अंदर मतलब मन में फील है कि उसके अंदर शर्म है कि मैं कोई भी टॉपिक अच्छे से नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊँगा, वो किसी चीज़ को लेकर ऐसे शर्माता है कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, या जो भी हो मतलब उसके पास, तो क्या उसके इमोशन से कोई फर्क पड़ता है। अगर वो बच्चे के दिमाग में है तो वो उसके मतलब एक्टिविटीज़ में उसको दिखेगा। वो साय रहेगा, पीछे पीछे रहेगा, किसी काम में मतलब पार्टिसिपेट नहीं लेगा, शर्माएगा कि अरे लोग क्या कहेंगे, टीचर क्या कहेंगे, कहीं गलत मैं ना बोल दूँ। तो इससे सॉरी उसका संबंध है, तो ये हमारा राइट आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि उसका संबंध होता है। ये बोल रहा है कि संबंध नहीं होता है, क्योंकि जो भी हम काम अपने दिमाग से करते हैं उसका असर हमारे फिजिकल वर्क मतलब हमारे दिखता है, हमें हमारे कार्यों में हमें दिखता है। कि मान लो हम अंदर से परेशान हैं तो क्या हमें ऊपर से थोड़ा बहुत तो समझ में आता है ना कि हाँ ऐसे खुश नहीं है, परेशान है, तो वो दिखता है, उसका संज्ञान का असर पड़ता है। फिर संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव, संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो देखिए हाँ, शर्मिंदगी का अगर बच्चा में अंदर किसी भी चीज़ को लेकर शर्मिंदगी है तो उसका नकारात्मक ही प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मतलब पॉजिटिव तो होगा नहीं। क्योंकि बच्चा जिसमें चीज़ में मतलब शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, चाहे वो पढ़ाई को लेकर, चाहे खुद को लेकर, या किसी भी चीज़ को लेकर, डांस को लेकर, तो उसमें मतलब वो आगे तो जाएगा नहीं, वो पीछे ही आएगा ना। तो इसकी वजह से उसका नकारात्मक ही प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव कुछ अच्छा तो होगा नहीं। तो इसके लिए बच्चों के अंदर जो भी जिस चीज़ को लेकर शर्मिंदगी है एज ए टीचर उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर तो देखिए बी वाला ही होगा। नेक्स्ट भी देख लेते, बच्चों को अधिगम है तो प्रेरित करने के लिए बहुत, शर्मिंदगी से कोई बच्चा प्रेरित तो होगा नहीं, क्योंकि वो डीमोटिवेट ही होगा, मोटिवेट नहीं होगा। तो ये तो हमारा राइट आंसर होगा नहीं। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है कि भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबारता पैदा करना चाहिए। मतलब जो बार बार वही शर्मिंदगी है तो उसको ही बार बार उसको दोहराना चाहिए। हाँ तुम्हारे अंदर ऐसे, तुम ये नहीं कर सकते, ऐसे क्यों शर्माते हो, क्यों ऐसे करते हो, नहीं, जो उसका है मतलब ऐसा बोल बोल के उसको नहीं दूर करवाना है। हमें ऐसा कार्य करना है जिसकी वजह से बच्चे मतलब वो उसमें से निकले और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित हो और करे कि हाँ नहीं मैं नहीं डरूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो ये भी हम नहीं कर सकते, ये भी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। फिर देखिए दिया हुआ है यही दूसरा वाला, नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हाँ, तो शर्मिंदगी का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 21। देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित विषय अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। मतलब जो लर्निंग टीचिंग एंड लर्निंग का सबसे कौन सा है जो सबसे बेस्ट है, जिसके द्वारा बच्चे सीखते हैं। तो देखिए वो दिया हुआ है कि विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। तो देखिए यंत्रवत याद करने से फिर वही मतलब जो भी बच्चा करके सीखता है, उसमें एक्टिविटी करके सीखता है, उससे ज़्यादा अच्छा सीखता है। याद करके तो अच्छा सीखता नहीं है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है देखिए संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। हाँ ये हो सकता है। फिर भी हम नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं। हमें चारों ऑप्शन पढ़ने रहते हैं और उसमें से जो बेस्ट होता है उसको चूज करना होता है। ऐसा नहीं कि हाँ चलो मुझे दूसरा दिख जा रहा है, अच्छा है, अब इसको नहीं पढ़ेंगे चले जाएंगे, नहीं, हमको चार हो सकता है उससे भी बेटर ऑप्शन हो हमारे पास। तो बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, मतलब किसी चीज़ को मतलब एनालिसिस नहीं करो, बस ऐसे देखते जाओ, तो ये भी तो देखिए करेंगे नहीं हम लोग। क्योंकि बिना विश्लेषण के मतलब किसी के बारे में जानना समझना, उसके बाद उसको अनुकरण नकल करके दोहराना, तो ये नकल करके तो दिखना देखिए अच्छे से लर्निंग होगी नहीं। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड ही, क्योंकि ये संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, मतलब जो भी बच्चा कंसेप्ट सीखा हुआ है उसको दूसरे के साथ एलिमिनेट कर सके, यहाँ सीखा है तो दूसरी जगह अपने ज्ञान का उपयोग कर सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते क्योंकि लंबा ऑप्शन है। तो एक अध्यापिका को दिए गए किसी क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि मतलब बोल रहा है कि जो एक टीचर है उसको मतलब एक क्रियाकलाप दिया गया है, तो उसमें जो भी बच्चों से गलतियाँ हो रही हैं तो उसको किस रूप में लेना चाहिए और क्या करना चाहिए, गलतियों को कैसे समझना चाहिए। तो क्या इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, या त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, या इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियों करने वाले छात्रों को दूसरे से अलग कर सकती है, या अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है। तो देखिए अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता मतलब जितने बच्चों ने त्रुटियां करी है उसको सही कर देना ही लर्निंग है। जी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है। जो बच्चे त्रुटियां कर रहे हैं तो वो इसका मतलब है कि वो सीख रहे हैं। अगर कोई भी गलतियां नहीं करेंगे तो वो सीखेंगे कैसे। तो ये तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नहीं, क्योंकि मतलब केवल गलतियों को सुधार देना ही अधिगम है, ऐसा नहीं है। देखिए दिया हुआ है कि इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों मतलब जो टीचर है बच्चों ने जो गलतियां करी हैं उसको उसने देखा, तो जो बच्चे ज़्यादा गलती करें उनका एक अलग ग्रुप बना देना कि तुम लोग ज़्यादा गलती करते हो अलग रहोगे, ये लोग कम गलती करते हैं ये लोग अलग रहेंगे। तो देखिए ऐसा भी हम नहीं कर सकते, हमें सब बच्चों को एक साथ लेकर चलना है, तो ये भी नहीं होगा, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। फिर देखिए दिया हुआ है मतलब पहला दिया गया है इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, मतलब वो त्रुटियों का पता लगा ली कि किन किन बच्चों में कौन कौन सी गलतियां हो रही, अब उसके बाद वो दंड का मतलब ये इन बच्चों ने ज़्यादा गलती करी इनको ज़्यादा दंड मिलेगा, इन बच्चों ने कम गलती करी इनको कम दंड मिलेगा। तो देखिए दंड तो हम दे नहीं सकते किसी भी, मैं आरटी एक्ट कभी भी नहीं कहती कि हम बच्चों को मारें या उनको दंड दें, उनमें जो भी गलतियाँ हों हमारा मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको सुधारें। तो ये भी हमारा होगा नहीं, क्योंकि दंड तो हम दे नहीं सकते बच्चों को, उसको सुधार सकते हैं बस। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का के लिए अर्थपूर्ण है। हाँ, जो बच्चों ने त्रुटियां करी है वो हमने एज ए टीचर जो हमने देखा तो हम समझेंगे हाँ इस टॉपिक में बच्चों के यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें इसको और बेहतर कैसे पढ़ाना है जिससे बच्चों को ये भी त्रुटियाँ कम हों, बच्चे अच्छे से इसको परफॉर्मेंस कर पाए। तो इस अर्थपूर्ण है, मतलब टीचर के लिए भी, सबसे ज़्यादा टीचर के लिए ही कि बच्चे त्रुटियां कर रहे हैं तो कहाँ वो नहीं सीखे हुए हैं, उसको हमको कैसे अच्छे से सिखाना है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 23। देखिए बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, मतलब कब बच्चा को सीखने में प्रॉब्लम होती है, क्या जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की गई जाए, वे आंतरिक रूप से प्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। देखिए विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, एक उदाहरण नहीं समझे फिर दूसरा उदाहरण तीसरा उदाहरण, तो बच्चा तो अच्छे से सीखेगा ही। तो ये तो हमारे मतलब उसमें कठिनाई नहीं होगी, वो बच्चों को अच्छे से सीख जाएगा। तो ये तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि कब कठिनाई होगी बच्चा, अधिगम सामाजिक संदर्भ हो मतलब उसको उसके जो भी समाज के संदर्भ हैं उसके अकॉर्डिंग मतलब बच्चे को सिखाया जाए तो वो उसमें भी बच्चा सीखेगा, क्योंकि उसको आसपास के उदाहरण मिलेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो ये भी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। फिर देखा आंतरिक रूप से प्रेरित होंगे, अगर अंदर से प्रेरित होंगे तो उसको सीखने में कठिनाई क्यों होगी, वो बच्चा अच्छे से सीख ही जाएगा ना। फिर देखिए पहला दिया हुआ है कि सूचनाओं को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया, मतलब ये कोई भी उनको जानकारी देनी है, थोड़ा सा आप यहाँ बता रहे हो, थोड़ा सा वहाँ बता रहे हो, थोड़ा सा तीसरी जगह बता रहे हो, थोड़ा सा फर्स्ट पीरियड में, थोड़ा सा सेकेंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में, तो मतलब बच्चे को ऐसे प्रॉब्लम होगी, वो टुकड़ों में समझ नहीं पाए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं। तो पहले उनको सपूर्ण के बारे में, हमें पेड़ के बारे में बताना होता है फॉर एग्जाम्पल, तो पहले हम उसको पेड़ दिखाएंगे, हाँ बच्चा ये पेड़ है, ऐसा नहीं पहले उसको एक टहनी दिखा दिए, एक डाल दिखा दिए, फिर उसके बाद उसका फूल दिखा दिए। पहले आप उसके संपूर्ण के बारे में बताओ, फिर उसके टुकड़े के बारे में बताओ, तो बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 24 पे। देखिए 24 दिया हुआ है कि अधिगम की सर्वोच्चम अवस्था कौन सी, मतलब कौन सा लर्निंग के लिए जो बच्चा सीखता है तो मतलब कौन सा ऐसा सबसे बेस्ट है जिसमें से बच्चा सबसे अच्छा सीखेगा। क्या उच्च उत्तेजना एंड उच्च भय, अगर बच्चे में चलो हाई अराउजल है, मतलब सीखने के लिए उसके अंदर अराउजल वो आग है कि हाँ मैं करूँगा मैं सीखूंगा, लेकिन अगर डर भी है तो वो कैसे सीखेगा, तो ये तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि भय से हम कोई भी चीज़ नहीं सीखते। फिर निम्न उत्तेजना उच्च भय तो उच्च है लेकिन उसका अराउजल है जो मतलब सीखने की क्षमता वो कम हो जा रही है, तो ये भी नहीं होगा।
फिर देखिए संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। हाँ, बच्चे के अंदर कोई भय नहीं है और उसकी उत्तेजना भी मतलब अराउजल भी मतलब ठीक ठाक है, तो वो अच्छे से सीख सकता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और फोर्थ क्या है, कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। अगर कोई लर्निंग भय भी नहीं है चलो ठीक है, लेकिन कोई अराउजल ही नहीं है उसको सीखने के लिए, मतलब ललक ही नहीं है, तो सीखेगा कैसे, नहीं सीखेगा ना। तो ये भी नहीं राइट होगा। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 25। देखिए 25 दिया हुआ है कि अधिगम संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, मतलब लर्निंग जो हम सीख रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग के बारे में पूछ रहा है, तो उसमें मतलब ज्ञान कैसे, बच्चे ज्ञान को कैसे बढ़ाते हैं। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, या बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, या बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पढ़ने, देखिए पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पे तो नहीं निर्भर रहेंगे, तो अच्छे से मतलब वो ज्ञान को कैसे एक्सप्लोर करेंगे, कैसे सीखेंगे। तो ये तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि तब बच्चा अच्छे से सीख नहीं पाएगा। और पहला देखिए बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन में तो बच्चे की ही भूमिका होती है, टीचर एज ए फैसिलिटेटर, मतलब बच्चा टीचर उसको बस सुविधादाता होता है, मतलब उसको डायरेक्शन देता है, सिखाता है, बाकी सारा काम करने वाला बच्चा खुद होता है। तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। फिर देखिए सेकंड दिया, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर नहीं, बच्चे दूसरों पर निर्भर, वो खुद अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं और खुद ब खुद सीखते हैं। तो ये भी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। फिर थर्ड दिया हुआ है कि देखिए सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं। हाँ, तो बच्चे जो होते हैं वो अपने मतलब ज्ञान को एक्सप्लोर करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि सक्रिय भूमिका एक्टिव मतलब रहते हैं बच्चे सीखने के लिए, तो यही हमारा संरचनात्मक ज्ञान को बढ़ाने में उपयोग करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, सेकंड नहीं सही होगा। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 26। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है, मतलब लर्निंग के लिए कौन सा सबसे बेस्ट है जिससे लर्निंग अच्छे से होगी। क्या योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता नियंत्रित है। तो देखिए लर्निंग कर रहे हैं तो लर्निंग में कोई न हमें मतलब जो भी हमारी एबिलिटी है उसको सुधार सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो अटल है, मतलब रिजिड है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि चेंज कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो उसमें परिवर्तन तो दिन प्रतिदिन होता ही रहता है। तो ये नहीं होगा। फिर प्रयासों से कोई फर्क, क्यों नहीं, प्रयास करने से इंसान मतलब बहुत कुछ कर सकता है। तो ये भी राइट नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रयासों से फर्क तो पड़ता है, अगर हम मेहनत करते हैं तो हम मतलब अपनी सफलता, अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर असफलता अनियंत्रित होती है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि असफलता अनियंत्रित होती है, क्योंकि हम अगर नियंत्रित होती है अगर हम सही से मेहनत करें। तो ये भी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है देखिए कि योग्यता सुधारी है, मतलब हाँ अगर हमने अधिगम कर रहे हैं तो हम उसमें लर्निंग में सुधार कर सकते हैं, अपनी योग्यता को सुधार कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 27 पे। 27 दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकलनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने के लिए सहायक है, मतलब वो कॉन्सेप्ट जो संकल्पना बच्चों के अंदर बननी है मतलब बढ़ानी है। तो क्या ऐसा काम करेंगे जिससे बच्चों के अंदर वो सब बढ़े, मतलब उनके सोचने की क्षमता बढ़े कि बच्चे कैसे किसी चीज़ को, क्या प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धा करके क्या बढ़ाया जा सकता है, या पाठ्यपुस्तक मतलब पढ़ के शिक्षा केंद्र से बढ़ाया जा सकता है, या बार बार परीक्षाएं करवा के, या अन्वेषण या संवाद। तो देखिए प्रतिस्पर्धा करके तो कंसेप्ट मतलब सारा बच्चे का दिमाग फिर ये रहेगा कि मैं अपने दोस्त से आगे रहूँ, मतलब वो अपना दिमाग बढ़ाने के बारे में नहीं सोचेगा कि किसी कंसेप्ट में अच्छे से सीखूँ। और पाठ्य पुस्तकों के द्वारा भी तो देखिए बार बार मतलब सब चीज़ पाठ्य पुस्तकों से ही नहीं सीखा जा सकता, उसके लिए मतलब बाहरी दुनिया में इन्वॉल्व होना होता है, जिससे बच्चे सीखते हैं। बार बार परीक्षाएं करवा के भी हम नहीं सिखवा सकते। फिर अन्वेषण मतलब खोज करे और मतलब पार्टिसिपेट करे, एक दूसरे से बातचीत करे, एक्सप्लोर करे, और तब बच्चा अच्छे से सीखेगा और अपने कंसेप्ट को बढ़ाएगा और अपने ज्ञान को, अपनी कल्पनाओं को मतलब बढ़ा सकता है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है देखिए 28। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है,
कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। मतलब वही सायना है, अपने आप से बात करिए अपने कार्य को कि कैसे मैं इसको करूँ, कैसे अच्छे से कर सकती हूँ, मतलब खुद से ही बात कर रही है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार वह क्या है, क्या कर रही है बच्ची, क्या वह संज्ञानात्मक अपरिपक्व है, क्या स्वनियमन मतलब खुद पर नियम मतलब रूल रेगुलेशन दे रही है अपने कार्यों को, या आत्म केंद्रिता है, या मनोवैज्ञानिक विकार है। तो देखिए मनोवैज्ञानिक विकार मतलब कोई डिसऑर्डर है, साइको कोई डिसऑर्डर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद से बात कर रही है, इसका मतलब उसमें कोई विकार थोड़ी है। फिर आत्मकेंद्रिता है, वो मतलब ईगोसेंट्रिज्म है कि खुद से मतलब अपने मन के अंदर ही कुछ वो कुछ मतलब कर रही है। तो ये देखिए पियाजे से रिलेटेड है, वाइगोत्स्की से नहीं, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। फिर स्वनियमन, हाँ खुद को दिशा निर्देश दे रही है कि मतलब मैं ऐसे कैसे कर सकूँ, इसको कितने अच्छे से कर सकूँ, खुद से बात कर रही है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर संज्ञान में अपरिपक्व है, देखिए अपरिपक्व नहीं है वो, मतलब परिपक्व अपरिपक्व से कोई लेना देना, वो खुद से बात करिए, इसमें अपरिपक्व नहीं है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं बनता। तो क्योंकि वो तो परिपक्व तो है ही। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 29, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। जो हम मूल्यांकन मतलब बच्चों का मूल्यांकन करते हैं तो उसका क्या लक्ष्य होना चाहिए। क्या विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, या विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुस्तक पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। तो देखिए पुरस्कार देना या करना, फिर ये आकलन का हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारे आकलन का उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों में क्या कमियां रह गई है, कैसे हमको उनको दूर करना है, इस पे हमारा फोकस होना चाहिए। ना कि जो बच्चों ने अच्छे अंक पाए हैं उनको पुरस्कार देना, और जो कम अंक पाए हैं उनको मतलब ऐसा दंड देना, ये हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य है सभी बच्चों को साथ लेकर चलना, और किन बच्चों में क्या कमियां हैं हमने आकलन किया तो उसको कैसे दूर करें, वो हमारा उद्देश्य होना चाहिए। देखिए विद्यार्थियों को नामांकित करना ऐसा कुछ भी नहीं, ये हमारा उद्देश्य नहीं होगा। फिर देखिए दिया हो योग्यता आधारित, मतलब जो बच्चा जिसमें अच्छा है उसको विभाजित कर देना कि तुम लोग स्पोर्ट में अच्छे हो, चलो तुम लोग तुम्हारी ये ग्रुप रहेगी, तुम लोग पढ़ाई में अच्छे हो तुम्हारा ये ग्रुप रहेगा। नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये भी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। फिर थर्ड वाला दिया हुआ है विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं को पहचानना। हाँ, यही हमारे आकलन का उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या हाँ उनकी कमी रह गई है, कैसे उनको सुधार सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है ये 2021 का जनवरी पेपर का। तो देख सकते हैं, लास्ट भी देखते हैं ना। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। मतलब जो बच्चों की विकास होता है उसमें क्या मतलब किसका किसका क्या रोल होता है, मतलब बच्चों को विकास व्यक्तिगत भिन्नताओं को बढ़ाने के लिए या करने के लिए, क्या केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, या ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण दोनों पर नहीं, या आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की परस्परिकता पर। तो देखिए केवल कितना भी बच्चे का विकास हो, दोनों मतलब हमेशा आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो केवल आनुवंशिकता होगा नहीं, केवल पर्यावरण होगा नहीं, और दोनों भी नहीं होगा कि बोल रहा है कि न तो पर्यावरण न तो आनुवंशिकता। तो देखिए लास्ट दिया हुआ आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों की मतलब दोनों के इंटरसिपेशन से ही बच्चे की विकास अच्छे से होता है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो बेसिकली ये 2021 का हम लोगों ने प्रीवियस ईयर डिस्कस कर लिया। अभी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट में नेक्स्ट टॉपिक से देखेंगे हिंदी का। सोच रहे हैं हम लोग कि अभी हम लोग थोड़ा हिंदी का करें, और फिर इंग्लिश का भी, सबका पेडागोजी करते हैं अभी सभी सब्जेक्ट का, और बाकी पैसेजेस उसके लिए देखेंगे अभी जैसा रहेगा। और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। अगर आप लोगों को पीडीएफ भी चाहिए तो मैंने पहले भी बता दिया है कि हमारा आप हमसे जुड़िए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग को ये पीडीएफ मिल सकता है। वहाँ से आप लोग इसका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ही आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही मतलब आप लोगों की ईजी रहेगा। और देख सकते हैं आप लोग मतलब बहुत ऐसा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहते नहीं हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।